स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमने हमेशा कहा है कि हम सवाल पूछेंगे रूलिंग पार्टी से। पहले रूलिंग पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। हम उससे सवाल पूछते थे, उन पर कटाक्ष करते थे, उनको कटघरे में खड़ा कर देते थे। लोग कहते थे, लोग नहीं कहते, कुछ गिने चुने सियासी लोग ही थे या फिर उनके एम्प्लॉयज, वो कहते थे कि स्टेट सेंटिनल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है, उनको आड़े हाथ लेता है, ये भाजपा विरोधी है। और मैं अपनी वीडियोस में कहता था, हम स्टेट सेंटिनल किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, वो सिर्फ सवाल खड़े करता है जो रूल कर रहा है, जो फैसले करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो जिम्मेदार है, उससे सवाल पूछते हैं हम। अब अगले 5 साल आपको यह लगेगा कि द स्टेट सेंटिनल जो है वो एनसी विरोधी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करता है, उनको कटघरे में खड़ा करता है। मेरा जवाब फिर वही होगा, नहीं साहब, हम सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उस पार्टी से जो जिम्मेदार है, जो फैसले लेती है अवाम के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। हम उससे सवाल पूछते हैं। अब हम कोई भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेंगे। जो सवाल हमें सरकार से पूछने चाहिए, रूलिंग पार्टी से पूछने चाहिए, वो भाजपा से नहीं पूछेंगे। अब हमारा टारगेट एनसी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी वो है। कल अगर पीडीपी आती है सत्ता में, फिर वो हो जाएगा। शायद इसी का नाम बेसिक जर्नलिज्म है। हम कोशिश करेंगे इसको मेंटेन रखें। आज अब बजट पेश किया गया, जम्मू कश्मीर का बजट आज पेश किया गया। क्या कुछ खास था उस बजट में? स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। अपोजिशन कहती है इसमें बजट जैसा कुछ भी नहीं था, बजट में कुछ खास नहीं था। पीडीपी कहती है यूथ के लिए कुछ नहीं था। हमें यह बजट ठीक नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो इस बजट से संतुष्ट नहीं है। जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, बजट में उसका जिक्र तक नहीं है। मैंने कहा ऑब्वियस है, ये अपोजिशन है तो अपोज करेंगे। कुछ मेन हाइलाइट्स इस बजट के, जिसका सीधा प्रभाव में जनता आएगी। पहला, उमर साहब ने कहा था, मुझे आज भी उनका वो एग्रेशन याद है। मेरे पास वो वीडियो भी है, ये लाइव है। अगर रिकॉर्डेड होता वो वीडियो आपको मैं दिखाता। उमर साहब का वो एग्रेशन मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने बड़े जोश में, बड़े गुस्से में लोगों की साइड खड़े होकर यह कहा था कि ये स्मार्ट मीटर लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, ये बोझ है लोगों पर। अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पर कड़ाई से निपटा जाएगा, मुझे याद है। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 200 यूनिट के कुछ पैसे नहीं होंगे। सियासतदान जब भी बात करता है उसमें गुंजाइश रखता है, उसमें एक गुंजाइश रखता है, एक स्पेस रखता है, ताकि अगर मुझे यू टर्न लेना पड़े तो मैं अच्छी तरह से घूम सकूं। वो अपनी बातों का शिकंजा इतनी टाइट नहीं करता कि उसको यू टर्न लेने में तकलीफ हो, उसको रगड़ लग जाए। उमर साहब ने भी वैसा किया, वो स्पेस रखी, वो गुंजाइश रखी। 200 यूनिट फ्री देंगे एएवाई को, बीपीएल को भी नहीं।
अगर वो 200 यूनिट 205 यूनिट तक जाता है, 200 से क्रॉस करता है, तो पूरी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। शायद ही कोई ऐसा घर हो, शायद ही कोई ऐसा घर, बड़ा परसेंटेज कम होगी ये। शुक्रिया, आपने उस गुंजाइश का भरपूर फायदा उठाया, उस स्पेस का, अपनी स्टेटमेंट का, जो मैनिफेस्टो में या फिर जो आपने इलेक्शन से पहले कहा था, जो स्पेस आपने उसमें रखी थी, उसका आपने बेहतरीन फायदा उठाया। अच्छी तरह घूम गए आप। दूसरा सवाल, ये जो बजट है ये एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो आप मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में जितना भी डीजल और पेट्रोल आप खरीदते थे, आपको डीजल में 6.5 रुपए का रिबेट था बाकी राज्यों के मुकाबले में, और पेट्रोल में यहां तक मेरी जानकारी है 4.5 रुपए का रिबेट था। लेकिन अब इस बजट के अमल में आने के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद जो डीजल पर रिबेट थी 6.5 रुपए जम्मू कश्मीर के लिए, उसको 2 रुपए कम कर दिया जाएगा, वो 4.5 रुपए ही रह जाएगी। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 से डीजल 2 रुपए महंगा हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल पर जो रिबेट था आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को 4.5 रुपए, उसको भी कम कर दिया गया है। 1 रुपया वहां से भी खींच लिया सरकार ने, अब वो 3.5 रुपए ही रह जाएगी बाकी राज्यों के मुकाबले में। और आपको पेट्रोल खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद 1 रुपया महंगा पेट्रोल मिलेगा और 2 रुपया महंगा डीजल मिलेगा। ये इस बजट में है। और जो जहाजों में तेल पड़ता है, फ्यूल पड़ता है, एविएशन फ्यूल, उसमें 5% की वृद्धि की जाएगी। यानी कि अब आपका हवाई सफर, आपके कार्गोस, आपका कोरियर, जो भी चीज हवा में उड़कर दूसरे जगह पहुंचती है, चाहे वो इंसान है या कोई चीज है, उस पर आपको ज्यादा उसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चीजें। उसके बाद इस बजट को लेकर जाहिर सी बात है कि जब ये बजट पेश हुआ, मीडिया जानना चाहेगी सरकार के लोगों से, जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों से मीडिया जानना चाहेगी, साहब आपने ये बजट लोगों के सामने रखा है, प्रपोज किया है ये बजट, उस बजट के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से सवाल पूछे गए, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। और जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो कहते हैं कि आपको आज तड़का नहीं मिलेगा। अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर, एक बड़ा ही काबिल नेता, एक बड़ा ही काबिल मास लीडर, जब उनके मुंह से ये शब्द सुने, आज आपको तड़का नहीं मिलेगा। ललित खजूरिया साहब वो ये सवाल पूछ रहे थे और जवाब मिला, आज आपको तड़का नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर कोई मीडिया पर्सन किसी सियासतदान से, किसी ब्यूरोक्रेट से कोई सवाल पूछता है, और अगर वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट उस पोजीशन में नहीं है कि उसका जवाब दे सके, या उसके पास जवाब है ही नहीं, तो उसको कहना चाहिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मैं अभी जल्दी में हूं, मुझे कहीं जाना है, मैं इसमें बाद में विस्तार से बात करूंगा। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं साहब, आपको आज तड़का नहीं मिलेगा। और वैसे ही मैंने कहा कि जब किसी सियासतदान को
जवाब नहीं देना है तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ये वही लोग हैं साहब जो चुनाव के दिनों में इसी तड़के की वजह से, जिनको आज आपने तड़का कहा, आपके उसी वर्ड्स को मैं पकड़ूं, इसी तड़के की वजह से आप लोग चुनाव जीतते हो। यही लोग हैं जो आपकी बात घर घर तक पहुंचाते हैं। तब आप क्यों नहीं कहते कि तड़का आज नहीं मिलेगा आपको? अफसोस हुआ मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हमने मीडिया को एक वक्त में यूज करना है, इन लोगों के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, और जब हमें सत्ता मिल जाए तो जरूरी नहीं है इनसे बात करना। साहब, हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमसे कह सकते हो ऑन कैमरा। सवाल पूछा रिपोर्टर ने, आगे से आप कह दो, मैंने ऑप्शन दिए आपको। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं साहब इस पर। मुझे कहीं जाना है, मेरी मीटिंग्स हैं, मैं लेट हो रहा हूं। मैं आपसे बाद में विस्तार में बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत से ऑप्शन आपके पास है। या फिर मैं कह सकता हूं इसको कि पीडीपी, बीजेपी, अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज हैं उस बजट को नहीं उसको अच्छा बता रही। मैंने कहा ऑब्वियस है। क्या सरकार के लोग भी इससे खुश नहीं है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो भी इससे खुश नहीं है? वो मीडिया से क्यों नहीं बात करते बजट के बारे में? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दो, और जवाब नहीं है तो मैंने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यह बात किसी भी एंगल से आपको आज तड़का नहीं मिलेगा। नहीं साहब, गिने चुने लोग हैं सियासी गलियारों में, सियासतदान जो हैं, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। गिने चुने लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। उनको सतीश शर्मा साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, गाड़ी सड़क पे देखा, कोई आदमी लहू लहान है, उसको अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल पहुंचा दिया। बात करते हैं बेबाकी के साथ। जिस दिन मुझे उनका कोई इस तरह का वाक्य मिल जाएगा, कोई इस तरह की चीज उनके सामने आएगी, मैं फिर इसी टेबल पर बैठूंगा, इसी जगह बैठकर उनके बारे में भी बात करूंगा। देवेंद्र सिंह राणा, सियासत के सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हुआ वो शख्स जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने मिसाइल्स कायम की हैं, मिसालें कायम की है कि सियासत कैसे होनी चाहिए। मैंने कहा गिने चुने नंबर हैं। बनी के रामेश्वर, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, गिने चुने नंबर है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, वो भी उन्हीं में से आते हैं। लेकिन आज उनकी ये बात आपको आज तड़का नहीं मिलेगा। साहब, ये बात नहीं है कि आपने ये स्टेट सेंटिनल से कहा, आपने ये ललित खजूरिया को कहा, आपने ये मेरे किसी और सहयोगी को कहा, किसी और चैनल को कहा। आपने उस मीडिया को कहा, उस फोर्थ पिलर को कहा जिसके बिना आप अधूरे हो, जिसके बिना आप खाली हो। बस मुझे यही आपसे आज डिस्कस करना था। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं। बस यही मुझे आपके साथ साझा करना था। कैमरामैन इशारा कर देता है जब वक्त पूरा हो जाता है कि साहब आपके पास वक्त नहीं है। अब शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।